हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ सिंप्लीफाइंग पॉलिटी विद कॉमन सेंस। आज का चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को लिया है और मैं यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चलूँगा कि ये चैप्टर आपने ऑलरेडी एक बार एटलीस्ट पढ़ रखा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जितना बेयर मिनिमम कंटेंट चाहिए होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में अगर कोई भी चेंज करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो अमेंडमेंट के थ्रू होगा। अब अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अमेंडमेंट की पावर भारत में पार्लियामेंट को दी गई है। जो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। बिल जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट में इनिशिएट होगा और जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो लिमिटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा केशवानंद भारती जो केस था 1973 का, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। ये हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया है। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो बिल है वो पार्लियामेंट में आइदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो बिल या तो मिनिस्टर के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है या तो प्राइवेट मेंबर के द्वारा, इस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट हमें नहीं चाहिए। जिस तरीके से मनी बिल पे चाहिए होती है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में ऑपोजिट है, नहीं चाहिए। जो बिल हम पास करते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल पास करना होगा वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करना होगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो टोटल मेंबरशिप है वो पर्टिकुलर हाउस की उसका 50% और जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3। अगर इतना कंसेंट मिल जाता है तभी हम कंसिडर करते हैं कोई भी बिल को कि वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो बिल है वो अलग अलग पास हो जाना चाहिए। अगर दोनों के बीच में अगर कंसेंट अगर बिल्ड नहीं होता, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर कंसेंट बिल्ड नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन हमारे पास नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। जहाँ पे भी फेडरल प्रोविजंस इन्वॉल्व हो, फेडरल प्रोविजंस में अगर हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। रेटिफिकेशन मतलब सहमति चाहिए, और वो भी कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब जितने भी मेंबर्स हैं स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसका 50% चाहिए। 50% ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये हो जाती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। आगे देखिए, कोई भी बिल है, किसी भी बिल को अगर एक्ट बनना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए होती है। तो फाइनली प्रेसिडेंट इस बिल को साइन करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि जो बिल है उसे वापस पार्लियामेंट को सेंड बैक किया जा सके। मैंडेटरी प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को साइन करना ही होता है। आगे देखते हैं अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कौन से होता है। देखिए, अमेंडमेंट जो है वो 3 तरीके से होता है। या तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से खुद पास कर देगा बिल को, या तो पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा, या तो अगर फेडरल प्रोविजंस इन्वॉल्व है तो पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा, उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। ये 3 तरीके हैं, 1, ये 2 और ये 3 जो हमने देख लिया। अब देखिए, पार्लियामेंट जो सिंपल मेजॉरिटी से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है उसे आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो जो चेंजेस पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से करेगा और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट से होंगे, उन्हीं को हम आर्टिकल 368 के अंदर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर करेंगे। अब आगे देखते हैं हम कौन कौन से प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो अलग अलग सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, अलग अलग तरीके अमेंड करने के, उनके अंदर आते हैं। पहला देख लेते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी वाला। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का जो कंसेंट चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए उस केस में। अब देखिए, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी फेडरल प्रोविजंस होंगे, अगर कोई भी फेडरल क्वेश्चन इन्वॉल्व हो तो उस केस में हम जो स्टेट्स हैं उससे सहमति चाहते हैं, कंसेंट चाहते हैं। अब ये कौन कौन से केसेस में होता है ये लिस्ट एक बार देख लेते हैं थोड़ा। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है स्टेट्स की,
उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है। तो ये भी फेडरल प्रोविजन है। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन और स्टेट की, और लेजिस्लेटिव पावर्स है यूनियन और स्टेट की, इन दोनों में भी अगर कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन करना हो तो इसके लिए भी स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा जुडिशरी हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो भी इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास। तो इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो रेटिफिकेशन चाहिए होगा हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का। इसके अलावा 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट डिफाइंड है, यूनियन के क्या पावर होंगे, स्टेट्स के क्या पावर होंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे बेसिकली। इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन करना होगा तो रेटिफिकेशन चाहिए होगा। इसके बाद स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में किस तरीके से होंगे, कितने होंगे, इसमें भी जो मॉडिफिकेशन करना होगा इसके लिए रेटिफिकेशन चाहिए होगा हाफ ऑफ द स्टेट्स का। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी है, यूपी की 80 सीटें हैं लोकसभा में। सिक्किम को आप देख लें तो सिक्किम की मात्र 1 सीट है। गुजरात देख लें तो गुजरात की 26 सीट है। तो इन सब चीज़ों में जो भी चेंज करना होगा वो उसके लिए जो हमारे पास जो क्लॉज चाहिए होगा उसके क्लॉज में ना रेटिफिकेशन हमें चाहिए होगा स्टेट्स का, हाफ ऑफ द स्टेट्स का। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 368। अगर आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडिंग पावर ऑफ द जो पार्लियामेंट है, अगर उसी पावर को चेंज करना है, उस पावर में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उस केस में भी स्टेट्स का रेटिफिकेशन हमें चाहिए होगा। आगे देखते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कौन से प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर सकता है। पहला देखते हैं स्टेट वाला। अब देखिए स्टेट के केस में ना अगर कोई भी नया स्टेट बनाना है, या तो स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, या फिर नाम चेंज करना है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है, इस केस में पार्लियामेंट खुद से सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर सकता है। ये देखने से तो लगता है कि फेडरल प्रोविजन है, मगर इसको पार्लियामेंट ने अपने खुद के एम्बिट में रखा है। आगे देखते हैं पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चेंज करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिस्पेक्ट में, इंटरनल अफेयर्स में। फॉर एग्जांपल कोरम होगा वो कितना होगा, जैसे एट प्रेजेंट 10% कोरम चाहिए होता है। रूल्स जो गाइड करेंगे पार्लियामेंट को वो किस तरीके से होंगे, प्रिविलेजेस जो होंगे उनमें कैसे मॉडिफिकेशन होगा। प्रिविलेजेस 105 और 194 जो हमारे आर्टिकल है इसके अंदर मेंशन है। सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह, और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है या नहीं करना है। तो तुक में बात यह है कि पार्लियामेंट के जितने प्रोविजंस हैं उसके लिए पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करके अपने हिसाब से लॉ बना सकती है। आगे इलेक्शंस अगर हमें करना है पार्लियामेंट लेवल पे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लेवल पे, तो ये भी पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। देखने से ये फेडरल प्रोविजन लगता है, मगर पार्लियामेंट ने पावर अपने पास रखी है। इसके अलावा जो डीलिमिटेशन अगर हमें करना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, अगर उनकी बाउंड्रीज़ में अगर हमें कोई भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल जस्ट एन एग्जांपल, तो ये पावर भी पार्लियामेंट ने अपने पास रखी है। यूनियन टेरिटरीज तो वैसे ही डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ जाती है सीधे, तो इस पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पार्लियामेंट खुद से लेंगे। आगे देखिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट किस केस में ज़रूरी है। देखिए इसमें ना आपको 2 चीज़ें रट लेनी है, एक तो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी। इन दोनों में अगर कोई भी चेंज चाहिए होगा तो पार्लियामेंट खुद से करेगा, और वो भी कैसे, स्पेशल मेजॉरिटी से। इसके लिए कंसेंट ऑफ द स्टेट्स नहीं चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्रोविजंस हैं जो हमने ऊपर जो 2 तरीके के अमेंडमेंट देखे जिसमें रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए था और पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर रहा था, उन 2 केसेस में जो भी नहीं आते हैं, जो केसेस बच जाते हैं, वो फिर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट में आ जाएंगे। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि स्पेशल मेजॉरिटी वाले केस में आप ये याद करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी स्पेशल मेजॉरिटी में आ जाते हैं। इसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी में आप देखेंगे तो एक्सेप्शंस जो आपको याद रखने कि स्टेट्स के रिस्पेक्ट में कोई भी अगर चेंज किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री, नाम वगैरह, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर रहा है। इसके अलावा इलेक्शन के केस में भी ये सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है, क्योंकि ये हमें देख के लगता है कि ये होंगे फेडरल प्रोविजंस में तो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट चाहिए होगा, मगर एक्चुअल में नहीं चाहिए। तो सिर्फ इन्हीं क्लॉजेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज तो जिस केस में रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए, इस केस में तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, क्योंकि लॉजिकली आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे फेडरल प्रोविजंस हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए यही 3 तरीके थे जिन तरीक़ों से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है भारत में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत में जिस तरीके से किया जा सकता है उसके कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो कोई अलग से बॉडी नहीं बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। हमारा जो पार्लियामेंट है और स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वही इन्वॉल्व है ये करने में।
दूसरा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अमेंडमेंट्स है वो पार्लियामेंट खुद से कर पा रहा है। ये हमने ऊपर जो लिस्ट हमने डिस्कस की अभी, लिस्ट एग्जॉस्टिव तो नहीं थी बट स्टिल इंडिकेटिव थी, तो वो बता रही है कि जो द पावर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। इसके अलावा जो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स चाहिए होता है ना हमें, हाफ ऑफ द स्टेट्स का, उसके लिए ना कोई टाइम लिमिट नहीं है। कितना टाइम में स्टेट्स को रिस्पॉन्ड करना है इसका कोई टाइम नहीं है। इसके अलावा एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि कोई जॉइंट सेटिंग अलाउड नहीं है। मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर इनिशिएट हो रहा है और लोकसभा और राज्यसभा में अगर कंसेंसस अगर बिल्ड नहीं हो रहा है तो जॉइंट सेटिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपको फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह करके, जिससे कंसेंसस बिल्ड हो पाए। जॉइंट सेटिंग एक्चुअली में एक पॉजिटिव अप्रोच हो सकती थी। तो इस चैप्टर में इतना ही कंटेंट है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है इस चैप्टर में, पहले तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है। सेकंड, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना है और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लगाने हैं जो भी आपको मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स में अगर कोई भी न्यूज़ आ रही है, अपडेशन अगर आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मोर और लेस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। आप एक बार ये चैप्टर लक्ष्मीकांत से बढ़िया से पढ़ लेना, मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।